स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास कार्यक्रम राष्ट्र सर्वोपरि पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी ये कोशिश रहती है कि हम आपके बीच में रोज़ एक मुद्दा लेकर आएँ और उससे आपको रूबरू कराएं। मैं बता दूं कि एक पत्रकार जिनका नाम नुसरत मिर्जा है, उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है बहुत तेज़ी से, और चौंका देने वाली बात यह है कि वीडियो आज ये लीक हुआ है, लेकिन बात ये उस दशक की है जब कांग्रेस पार्टी हमारी सत्ता में थी। उस वक्त जिस वक्त मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री होने से क्या फ़ायदा जब उन्हें आज जनता रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री कह रही है। सरकार वो चला रहे थे, लेकिन उसके पीछे मंसूबे किसी और के थे। जिस तरह से हैरान कर देने वाली बात उन्होंने कही है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। आगे हम इस टॉपिक पे डिबेट करें, आगे आपको और जानकारी दें, उससे पहले इस वीडियो जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने आपने इस वीडियो में अभी थोड़ी सी ही चीज़ें देखी, आगे आपको और चीज़ें बताई जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इंटरव्यू में इन्होंने ये बात कही कि किस तरह से वो भारत देश में 15 बार से ज़्यादा बार आ चुके हैं। उन्हें हामिद अंसारी जी के द्वारा बुलाया गया था। उन्होंने 15 राज्यों से ज़्यादा शहरों में घूमा, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और जब वो अपने मुल्क वापस जाते हैं तो वहाँ पे ISI के जो एजेंट थे, ISI के जो चीफ थे, वहाँ पे उनको ये सारी खबरें देते हैं वो। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा खुलासा किया जा रहा है आज। उस समय भी जिस समय हमारे रॉ के एजेंट थे, अधिकारी थे, उन्होंने भी इसे ट्वीट करके बताया था, पर उस समय भी नज़रअंदाज किया गया था चीज़ों को। आज भी जब ये चीज़ें सामने आ गई है तो क्या एक्शन लिया जाता है? क्या आज भी इसे नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या देश की सुरक्षा हमारे लिए मायने नहीं रखती है? हम बात देश की करते हैं, हम इस राष्ट्र में रहते हैं, हम इस राष्ट्र का खाते हैं, लेकिन जब बात सतर्कता की आती है तो हम कहाँ चले जाते हैं? विशेष जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह से खुलेआम ये बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कही जा रही है कि भारत के 15 से ज़्यादा राज्यों में मैं घूमा, 3 सिर्फ राज्यों का या 3 सिर्फ जगहों पे जाने का आपको वीज़ा मिलता है, लेकिन जो राष्ट्रपति पद पे हैं, जो उपराष्ट्रपति पद पे, जिनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जब उनका नाम सामने आता है तो आश्चर्य होता है कि नहीं? आश्चर्य होता है, और आश्चर्य होने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि आखिर हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति कैसे बने थे। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हामिद अंसारी से बड़ा नाम आता है कांग्रेस की सोनिया गांधी का। मनमोहन सिंह का कार्यकाल ले लीजिए आप। मनमोहन सिंह ने उस समय जो कुछ भी किया, उसके बाद एक खुलासा होता है कि मनमोहन सिंह जो भी करते थे वो सोनिया गांधी के इशारों पे करते थे। तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि हामिद अंसारी उस वक्त जब कार्यरत थे उपराष्ट्रपति के पद पे, तो उन्होंने जो कुछ भी एक्शन लिया उसके पीछे सिर्फ हामिद अंसारी का हाथ नहीं, उसके पीछे इस देश में मौजूद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का हाथ था। 70 से 75 साल इस पार्टी ने हमारे देश पर राज किया, और उस राज के दौरान इन लोगों ने क्या क्या किया है, ये जो पाकिस्तान से मिर्ज़ा ने जो ये खुलासे किए हैं, जो इसने बयान दिए हैं, ये पूरा का पूरा प्रकरण दिखा रहा है कि इन लोगों ने 70 से 75 साल में किया क्या है। आपको बता दें कि ये वही हामिद अंसारी हैं जो 73वें हमारा गणतंत्र दिवस के टाइम पे अमेरिका के एक शो में जाते हैं, वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, जिसमें कम से कम 17 ऐसे संस्था थी उस शो को ऑर्गेनाइज करने वाली जो भारत विरोधी थी। उसमें ये वर्चुअली जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। आज के समय में ये खबर देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, मिर्जा की बातें सुनने के बाद, क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र कैसे खतरे में आया? जो व्यक्ति कह रहा था लोकतंत्र खतरे में है, वो सही कह रहे थे, लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र को खतरे में लाने वाले कांग्रेस पार्टी यही हामिद अंसारी हैं। और यही वजह है कि ये आतंकियों की मदद करते थे, यही वजह है कि इनको उपराष्ट्रपति 2 बार बनाया गया। आपको बता दें कि ये वो व्यक्ति है जिसने लगातार कई ऐसे कृत्य किए जिससे साफ साबित होता है कि ये देश विरोधी, भारत विरोधी है। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये है, जो उस वक्त जो रॉ के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने इसे ट्वीट करके बताया भी था, क्योंकि उन्हें शक था इस चीज़ पे। एनके सूद ने बाकायदा इसको ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा टैग किया था। 2017 की बात है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि तेहरान में जब वो कार्यरत थे भारत की तरफ से, तो उस समय में तेहरान के जो एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर हुआ करते थे, वो थे हामिद अंसारी, उस समय कार्यरत थे। और उन्होंने
रॉ की कई ऐसे संदेश, कई ऐसे इंफॉर्मेशंस लीक कर दिए थे जो कि नहीं होने थे, जिससे कई रॉ एजेंट्स के लिए परेशानी का सबब भी बना। इसमें हमें लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ को शायद दर्शक ना समझ पाए हों कि ये पूरा का पूरा मामला है असल में राष्ट्र की, देश की सुरक्षा को लेकर के है, और एक ऐसी खुफिया जानकारी थी जो कि खुद राष्ट्रपति रहते, उपराष्ट्रपति रहते हुए हामिद अंसारी बुलाते हैं उन पत्रकार को, और जो 3 शहरों का सिर्फ वीजा होता है उनको 5 शहरों का घूमने का, रेकी करने का, जी आपको तो घूमने का नहीं, रेकी करने का पूरा तरह से उनको वो दिया जाता है, और वो पत्रकार रेकी करके जा करके ISI को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम कैसे ना मान ले कि 2008 से लेकर जो मुंबई में ब्लास्ट हुए, दिल्ली में ब्लास्ट हुए, जिसके पीछे पूरी की पूरी कहीं ना कहीं अगर हम जाते हैं पीछे बैकग्राउंड में, जहां कसाब पकड़ा गया, जहां चीजें हुई, उन सब के पीछे क्यों ना हम माने कि सोनिया गांधी आखिरकार ये सब करवा रही थी। आखिरकार ये वही सोनिया गांधी है ना, जब बाटला हाउस इनकाउंटर होता है और सोनिया गांधी कहती है मैं 3 रात सो नहीं पाई, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर क्या कारण है? यही सब शक के दायरे में आता है। आप लोग कहेंगे कि हमने लिख दिया कि सोनिया गांधी के जरिए जो ये उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, उन्होंने ऐसा कुछ करवाया। हमने तो सिर्फ एक कहीं ना कहीं अपने माइंड में सेट करके लोगों को एक चीज दिखाने का गलत तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि जो व्यक्ति ये पत्रकार बोल रहा है, इसकी सच्चाई और उसका क्या है कुछ है उसके बारे में तो हम, क्योंकि ये तथ्यता की बात है, जांच की बात सामने आएगा कि इसका आखिर प्रमाण क्या है। लेकिन सत्यता तो ये भी है कि सोनिया गांधी की आंखों से आंसू आतंकवादियों के लिए गिरते हैं, ये बात सत्य है। इसलिए इस बात पर विश्वास किया जाना, हमें लगता है किया जाना चाहिए जी, क्योंकि कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अगर आप किसी को बतौर मेहमान अगर आप किसी को बुला रहे हैं और अगर आप ये चेक नहीं कर रहे हैं कि वीज़ा किस तरह से लगाया जा रहा है, कितने शहरों में उनको वीज़ा अलॉट किया जा रहा है और कहीं उनके अलग तरह से लिंक तो नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही कहीं ये लापरवाही, ये तो लापरवाही नहीं से कहते हैं, ये तो पूरी प्लानिंग थी। आखिर आप खुद बताइए, आप दर्शकों से चाहते हैं, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 2014 से लेकर के हम 2022 में हैं, 6 साल 2020 और 8 साल हो गए सरकार को, इस सरकार को, मोदी सरकार को। कहीं भी किसी प्रकार की छोटी-छोटी घटनाएं तो छोड़ दिया है, कोई भी आतंकवादी हमला हुआ है। अब आप पुलवामा को कहेंगे, पुलवामा का थोड़ा अलग करिए, क्योंकि पुलवामा के लिए कोई अलग उसका होता, कहीं भी दिल्ली मुंबई। और याद है हमें वो घटनाएं जब हम दिल्ली में हुआ करते थे, मुंबई में होते थे। दिल्ली की 2008 की घटना मुझे खुद याद है कि उस समय सीरियल ब्लास्ट चल रहे थे, कभी बाराखंबा रोड पे बम फट रहे, तो कभी पुरानी दिल्ली में, कभी कहीं खान मार्केट में बम फट रहे हैं। और उस समय हम शाम का वक्त था, हम और लोग अपने ऑफिसों से निकले थे, और जिसके पास फ़ोन जाता था वो सोचता था कि जहाँ हो वहाँ रहो। सिचुएशन ये होती है कि पूरी दिल्ली में ब्लास्ट होते, हमें ये नहीं समझ में आता कि हम यहाँ खड़े रहें या आगे बढ़े, हो सकता है हम यहाँ सेफ हैं, कहाँ सेफ है। तो इसका जिम्मेदार कौन था? आखिर इनपुट नहीं जाता है देश से अंदर से। जो आतंकवादी, मैं आपको बताऊं, जितने भी घटनाएं होती हैं उसके जिम्मेदार देश के लोग, नागरिक होते हैं। वहां से तो कुछ चंद लोग आते हैं, सारी सहायता यहाँ के लोग करते हैं। और ये लोग कौन है? जब देश के खुद के उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी बातें अगर सामने आ रही हैं, सोनिया गांधी इस तरह से काम करवा रही हैं, उनके आतंकियों के लिए आंसू गिर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा पूरा तरह देश के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही थी। जब देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस तरह से कामों में लिप्त अगर कहा जाए तो। जिस तरह से रंजीत जी इन्होंने ये बात कही कि हमारे देश के लोग ही कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और इंटरव्यू के दौरान मिर्ज़ा जी ने भी ये बात कही है कि हम भारत की संस्कृति को समझते हैं, हम मुगल हैं, हमने कई वर्षों तक भारत पे राज किया है, हम उनके अंदर की सारी बातें जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, तो क्या ये एक चैलेंजिंग चीज़ें नहीं है कि वो चैलेंज करते हुए हमें ये बता रहे हैं कि हम सारी चीज़ें जानते हैं और हमने इस देश पे इतने दिन राज किया है? तो मैंने आपकी बात शुरू से सुना। आपने एक बार भी हामिद अंसारी को 2 बार जी को करके यूज़ किया है। हामिद अंसारी ने जो काम किया ना, उसे हम लोग हिंदी में गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। उसने जो भी काम किया देशद्रोही वाला काम किया है। और मिर्ज़ा ने जिस पत्रकार का आप जी कर रहे हैं, उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। उसने ये दिखा दिया कि मैं हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति को हाईजैक कर सकता हूँ, मैं हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति को अपने से मिला सकता हूँ, मैं हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति को अपना स्लीपर सेल बना सकता हूँ। उसने बात दिखा दिया है। और आप बता दें, अभी मानस जी ने जिक्र किया, पहले धमाके होते थे, धमाके कौन करता था? धमाके कौन करता था? यही स्लीपर सेल करते थे जिसकी जिक्र मिर्ज़ा ने किया है कि हम अन्य राज्यों में घूमते थे और वहाँ पर जाकर लोगों से मिलते थे, उनको हम तैयार करते थे।
मिर्जा जी ने एक बात और इंटरव्यू में कही है कि जब मैं वो हिंदुस्तान से वापस आता था तो वापस आते ही हमसे ISI वाले मिलते थे और कहते थे भाई कहाँ कहाँ गए थे, हमको पूरा इन्फॉर्मेशन दो। और इस तरह की और खबरें मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। वो कहते थे हमको इन्फॉर्मेशन दो, इस तरह का जिक्र है। और ऐसा जिक्र नहीं है, ये सच्चाई थी देश की। सच्चाई देश में जो धमाके होते थे वो सच्चाई है कि धमाके करने वाले भले ही पाकिस्तान का दिमाग चलता था लेकिन करने वाले यहीं के लोग थे और कराने वाले भी यहीं के लोग थे। आज बताइए, आज बॉर्डर से कोई आतंकवादी अंदर आता तो हमारी खुफिया एजेंसी पता चल जाता है कि आतंकवादी कोई अंदर आ गया है और अगले ही 2 पल में उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। पहले भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी लेकिन अरेस्टिंग नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाईजान हैं, वो हमारे खालाजान हैं, वो हमारे आदमी हैं, उनको अरेस्ट मत करना। पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को खास निर्देश था कि उनको अरेस्ट मत करना। अभी महाराज जी ने जिक्र और किया है कि वहाँ पर बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था। सोचिए, एनकाउंटर होता है, देश के सबसे बड़ी नेता, देश सबसे बड़ी नेता है वो सोनिया गांधी, वो रोने लगती हैं। भाई आखिर वो क्यों रोती हैं? ना उनका कोई रिश्तेदार मरा था, ना उनका कोई भाई मरा था, ना कोई देशभक्त मरा था, फिर क्यों रो रही थी? उनको दुख था कि अगर नहीं रोएंगे तो देश के जो उनके एजेंट थे विदेश में वो बुरा मान जाएंगे कि मैंने किस काम के लिए इसको भेजा था और किस काम के लिए इसको मरवा दिया गया। ये पहले होता था, यही सच्चाई थी देश की। आज 2014 से आज 2022 लग गया है, एक भी धमाके नहीं हुए, पटाखे नहीं फूटते हैं और हर एक दिन नए दिन देखते हैं आप, चाहे केरला में, बंगाल में, दिल्ली, मुंबई में रोज़ आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। वो जो सपोले थे ना उस समय के, वो आज सपोले भी जिंदा है, उनको पकड़ा जा रहा है, वो मजबूर है। जिस तरह से 26/11 जो हुआ था उसको लेके भी उन्होंने ये बात कही है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, इसके लिए खुद हिंदुस्तान जिम्मेदार है। 26/11 पे तो इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब कसाब पकड़ा गया था तो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने कसाब को कसाब जी कह के बुलाया था। अभी मुझे याद है, इन्होंने जी की बात कही तो मुझे याद आया, ये जो जी कहने वाली बात है, जो किसी के नाम के आगे जी लगाने वाले, ये खासा ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि अगर उसी टाइम कांग्रेस जब कसाब को जी कह रही थी तो उसी टाइम अगर सरकार सोचती और उस टाइम पुलिस एक्शन लेकर सोचती कि आखिर ये लोग एक आतंकवादी को जी कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इनका उनका रिश्ता है। और यही कांग्रेस थी, यही आपके हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति, हम आपको बता दें 2015 का गणतंत्र दिवस याद कर लीजिए जिसमें बराक ओबामा आए थे हमारे देश में। उस समय जब राष्ट्रगान हो रहा था तो तमाम अमूमन सब लोग, जो भारतीय होता है वो खड़ा होता है, झंडे को सलाम करता है क्योंकि उसे गर्व होता है। लेकिन ये हामिद अंसारी, ये जो व्यक्ति 2012 से 2019 तक उपराष्ट्रपति रहा, यह व्यक्ति उस समय खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं समझ पा रहा था, सलाम तो दूर की बात है। तो इनकी ये गतिविधियाँ, ये जो खबर अभी आई है ना, ये चौंकाने वाली बात नहीं है। इनकी पुरानी गतिविधियों पे अगर हम नज़र डालेंगे, कांग्रेस की पुरानी गतिविधियों पे नज़र डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार ये तो पहले से ही देश विरोधी थे। लेकिन अंग्रेज़ों से आज़ाद भारत कांग्रेस का गुलाम बन गया। कांग्रेस ने हमारे भारत को आज़ाद नहीं कराया, कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को रिप्लेस कर दिया। जिस जगह पे अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते उस जगह पे कांग्रेस पार्टी आ गई। सोनिया गांधी भले से कहीं रहती हो पर्दे के पीछे, लेकिन आगे जो भी खेल होते हैं वो सभी के सभी सोनिया गांधी के द्वारा ही होते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि 56 से ज़्यादा राज्यसभा, देखिए 56 सांसद हैं, उपराष्ट्रपति बात हो रही है, बहुत बड़ा चेहरा होता है उपराष्ट्रपति। अभी जिक्र किया था विशेष जी ने 26/11 का। 26/11 में एक खास बात थी, आपको याद होगी कि जो आतंकवादी आए थे उनके हाथ में कलेवा बंधा हुआ था। कलेवा बंधा था, कलेवा बांधने का मतलब क्या था? सारे मुसलमान आतंकवादी और कलेवा बांध के हिंदुस्तान में आए हैं। दरअसल रीजन ये था, मैसेजिंग, कि अगर ये जब मारे जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे कि हिंदू आतंकवादी थे। लेकिन इत्तेफाक से हमारे वीर जवानों ने, हमारे पुलिस कांस्टेबल ने एक अपनी जान पे खेलकर एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा। उसने कबूला कि हमको दिशा निर्देश थे कि मैं कलेवा पहन के हिंदुस्तान में आऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैं मारा जाऊँगा और मरने के टाइम पर मेरी फोटोग्राफी होगी तो मुझे पता लगेगा कलेवा बंधा हुआ है हाथ में, गले में लॉकेट है। इससे ये साबित हो जाएगा कि देश में मुस्लिम आतंकवाद नहीं, हिंदू आतंकवादी हैं। और हिंदू आतंकवाद का नाम सामने आ रहा है क्योंकि आज तक इस तरह की चीज़ें नहीं थी, सिर्फ हमेशा मुस्लिम आतंकवादी के नाम के बारे में। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिंदुओं का जो इमेज है उसे खराब करने के लिए कलेवा स्पेशली बनवाया गया। देखिए, एक बात तो साफ है इन लोगों का कि ये पूरी तरह से इनका प्रोपेगेंडा जो है वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा से रहा है। उसके लिए वो किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं, किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। हमने इनको, एक कलेवा की बात करते हैं, हमने इनको प्रेसिडेंट बना दिया, उपराष्ट्रपति तक हमने बना दिया, राष्ट्रपति तक हमने बना दिया और हमने धर्म नहीं देखा। लेकिन इन लोगों को
एक थोड़ी सी चीज़ें अगर हिंदू कहीं कुछ चीज़ें हो जाती हैं, इनको दर्द हो जाता है और रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान के, गुणगान पाकिस्तान के आते हैं। इन लोगों के लिए ये साफ तौर पर है, ये सब कुछ जो अभी चल रहा है, अभी तो सफाई चल रही है, ये अभी सफाई चल रही, 2014 से बाद अभी बहुत सफाई होना बाकी है, तो ये तो सफाई चल रही है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप अब एक तरह से इन लोगों ने, अब इनको पता है कि अब हाँ, अगर हम अपना जितना भी हाथ पैर मारना है मार लें तो हमारे अस्तित्व खतरे में, हम लोग खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें जो एक एक चीज़ खुल कर सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर कांग्रेस का चाल चरित्र साफ तौर पर दर्शाती हैं। इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस कैसी थी, क्या इस चीज़ को लेकर के हम जिस डिबेट पे, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक कैसा है जो हमारे देश की सुरक्षा को लेकर के है, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति बाहर से आता है उस समय जब हमारे देश में पूरी तरह से मल्टीपल ब्लास्ट होते हैं, धमाके हो रहे होते हैं, पूरे शहर दर शहर हर साल हो जाते हैं छोटी मोटी घटनाएं, लोग छोटी मोटी घटनाएं कहते हैं। उसके बाद हम पाकिस्तान को प्रेम पत्र लिखते थे, पाकिस्तान को प्रेम पत्र, पाकिस्तान कहता था हम जाँच करेंगे, उसके बाद जांच का छप पड़ जाती थी, उन बेचारों के साथ जिनके घर परिवार, जिनका लोग खो देते थे, उनके साथ क्या होता था, केवल संवेदना, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आज देखिए 2014 के बाद दो ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो भारत घुस करके उनको सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके उनको सबूत दे देता कि देखो हमने तुम्हारे घर में घुसकर मारा, और पहले फ़ोन उनके पास जाता है। जब हम मारते हैं तो पहले फ़ोन पाकिस्तान को करते हैं कि हमने मार दिया, जाके उठा के ले जाओ अपने लोगों को, जिससे डर है। और इसमें कांग्रेस भी कहती है, कांग्रेस कहती है ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने भी बहुत किए। तो अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, हम सेना पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सेना के हाथ बांध दोगे, आप कहोगे आतंकवादी मुसलमान है, इसको मत मारना, तो सेना क्या करेगी? आपने आतंकवादियों के हाथ को बांध दिया था, क्योंकि आपको तो हिंदू भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़नी थी। अगर हम आर्मी के हाथ खोल देते तो आतंकवादियों को मारते, और आतंकवादियों के हाथ से सिर्फ कलेवा से नहीं पता चलेगा ना कि वो आतंकवादी मुसलमान है, जब उसकी जांच होगी पता चल जाएगा कि क्या है असल में। तो ये सारे खेल पूरा तरह से षड्यंत्र था, जो षड्यंत्र अब एक्सपोज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग फड़फड़ा रहे इस समय, और वो फड़फड़ाहट जायज़ है, क्योंकि जो खुले में सांस ले रहे थे आतंकवादी, वो अब उनके लिए नकेल कस दी गई है, तो ये जायज़ है। आज हामिद अंसारी अपनी किताब में जिस तरह से भड़ास निकालते हैं, वो विश्व मंच पर जाकर देश के खिलाफ असहिष्णुता क्या क्या बातें करते हैं, और हम उनको आज भी माननीय उपराष्ट्रपति ही कहते हैं, कहेंगे, क्योंकि वो देश ने बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। जिस तरह से नुसरत मिर्जा ने ये बात कही है कि मैंने भारत के लिए जो भी चीज़ें, जो भी सारी जानकारी इकट्ठी की थी, उसका पाकिस्तान में नेतृत्व की कमी से उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि भारत से बहुत पीछे है पाकिस्तान, और हमारी बराबरी करना बहुत अभी समय लग जाएगा। लेकिन क्या अगर थोड़ी सी भी चांसेस होती, अगर इसका कितना बड़ा फीडबैक हो सकता है? मैं आपने कहा अभी एक बात कही कि पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। पीछे अब हुआ है, पहले पीछे नहीं था। पहले उसने 4 बार युद्ध झोंका हिंदुस्तान के ऊपर। पहले अटैक वो करता था, हम तो बचाव करते थे। हम तो देखते थे कि पाकिस्तान आ रहा है तो खड़े रहते थे, जब हमको मारता था तब हम अपना युद्ध लड़ते थे। तो पाकिस्तान हावी हुआ, हम हावी हुए। पाकिस्तान हम पर हमेशा से हावी रहा है, 4 युद्ध हम पर लड़ चुका है। हमेशा से उसने आतंकवादी भेजे, दिल्ली मुंबई उड़ा दिया, 26/11 कर दिया, उसने संसद में हमला कर दिया। क्या नहीं किया हिंदुस्तान में उसने? हम शांति से बैठे रहते थे, हम सबूत देते थे, और सबूत के आधार पर वो कहता था हाँ ये सबूत पर्याप्त नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हम पर हावी था, लेकिन 2014 के बाद पूरी दशा और दिशा दोनों बदल गई। आज पाकिस्तान जो आज भिखमंगा हो गया है, पूरे दुनिया में रो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आज हमारे देश में वो सरकार आई जो निर्णय ले सकती है, जो सच को सच और गलत को गलत कह सकती है, और जो गलत लोग होंगे उनको ठोक भी सकती है। और जितने सपोले देश में थे उनको ठोंका भी गया। जब ठोंका गया, जब सारे शरीर पर सेल खत्म हो गए, तो पाकिस्तान कमज़ोर हो गया। एक छोटा सा तथ्य मैं पेश करना चाहूँगा। तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं, इसमें कई दर्शक ऐसे होंगे जो बीजेपी सपोर्टर होंगे, तो कई दर्शक ऐसे भी होंगे जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे, सेक्युलर होंगे। उनके लिए वो ज़रूर एक आवाज़ उठाएंगे कि आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बता रहे हैं, आप क्यों खाली उन्हीं के बारे में बता। तो एक छोटा सा तथ्य बताता हूँ। जैसा कि मानस जी ने कहा कि सोनिया गांधी का ही हाथ है, मैं आपको बताऊँ कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक उपराष्ट्रपति, माफ़ करिएगा, उन्होंने एक किताब लिखी थी, बाय अ मैनी हैप्पी एक्सीडेंट, रिलैक्सेशन ऑफ अ लाइफ। इस किताब में इन्होंने साफ साफ खुद जिक्र किया था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे शख्स है जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। पहली बार उपराष्ट्रपति बनने के बारे में उसने लिखा था कि जुलाई 2007 की शुरुआत में वो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का फ़ोन जाता है, और मनमोहन सिंह कहते क्या हैं कि आपको सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि आप उपराष्ट्रपति बने, और इन्होंने हामी भर दी।
अब आप मुझे ये बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी ने फ़ोन करके कहा हो कि यार आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आपको तो पीछे एक व्यक्ति है जो हमारे पार्टी का हेड है वो चाहता है। यही अंतर है। देखिए राष्ट्रवाद और परिवारवाद में, दोनों में अंतर देखिए कैसे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसने राष्ट्रवाद की ही बात की है, उसके किसी भी एक्शन से, किसी भी एंगल से परिवारवाद नहीं छलका। कोई भी ऐसा गतिविधि हमें दिखा दीजिए जिसमें उनके परिवार का कोई मुद्दा हो। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो वहाँ सिर्फ एक परिवार का शासन चलता है, वहाँ सिर्फ सोनिया गांधी का शासन चलता है। जी, जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने बहुत सारी फैक्ट की बातें भी कही, लेकिन बड़ा सवाल यही था सिर्फ कि आप अगर 2 बार किसी को राष्ट्रपति बनाते हैं और अगर जिस तरह से मिर्ज़ा ने ये बात कही है कि वो हमारे देश में आते हैं और उनके 56 राज्यसभा सदस्य से ज़्यादा लोगों की दोस्ती थी, बार बार उनको बुलाया जाता है, बार बार चीज़ें बताई जाती हैं, तो राष्ट्र के ऊपर जो है ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस पार्टी पे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आपने भी वीडियो देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर और भी चीज़ें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें और सिर्फ देखते रहें ओनली न्यूज़ नेशन।